नमस्कार सभी को ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम आपको वित्तीय दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देते हैं और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मुख्य सूचकांक प्रदर्शन। आइए शुरू करते हैं। सोमवार 23 सितंबर को बाजार कहां बंद हुए उससे। यह अमेरिकी इक्विटी बाजारों के लिए एक और रिकॉर्ड बनाने वाला दिन था, जहां निवेशक पिछले सप्ताह फेडरल रिजर्व की आक्रामक ब्याज दर कटौती को समझने की कोशिश कर रहे थे। S&P 500 में 0.28% की बढ़त दर्ज की गई और यह 5,718.57 पर बंद हुआ, जो एक और सर्वकालिक उच्च स्तर है। यह पिछले 6 हफ्तों में सूचकांक की 5वीं जीत है, जो उस सप्ताह में भी असाधारण मजबूती दिखाती है जिसे ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार का सबसे खराब सप्ताह माना जाता है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.15% की बढ़त आई और यह 42,124.65 पर बंद हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड क्लोज है। यह शुक्रवार के रिकॉर्ड समापन के बाद आया है, जो ब्लू चिप सूचकांक की लगातार बढ़ती गति को दर्शाता है। इसी बीच नैस्डैक कंपोजिट में 0.14% की बढ़त आई और यह 17,974.27 पर बंद हुआ, जिसमें तकनीकी शेयरों ने भी व्यापक तेजी में भाग लिया, भले ही उनकी बढ़त थोड़ी सीमित रही। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय बाजारों ने एक अलग तस्वीर पेश की। लंदन का FTSE 100 गिरकर 8,229.99 पर बंद हुआ, जबकि जर्मनी का डैक्स 1.5% गिर गया। यूरोपीय बाजारों को निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों और क्षेत्र की विकास दिशा को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ा। एशिया में हमने मिश्रित प्रदर्शन देखे। जापान का निक्केई 225 1.5% बढ़कर 37,723.91 पर पहुंच गया, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1.4% बढ़कर 18,258.57 पर बंद हुआ। चीनी शंघाई कंपोजिट 2,736.81 पर स्थिर रहा, हालांकि यह उन प्रमुख प्रोत्साहन घोषणाओं से पहले था जो बाद में सुर्खियों में छा गईं। फेडरल रिजर्व की ताज़ा गतिविधियां। प्रमुख विषय अब भी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की स्थिति ही है, खासकर पिछले हफ्ते की अप्रत्याशित 50 बेसिस पॉइंट की दर कटौती के बाद। सोमवार को कई फेड अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से आकर केंद्रीय बैंक के आक्रामक कदम का बचाव और स्पष्टीकरण दिया। चाइना फेड के अध्यक्ष पुतिन गिलेस्पी ने शायद सबसे उल्लेखनीय टिप्पणी की। उन्होंने श्रम बाजार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण दर कटौती की वकालत की। गिलेस्पी, जिन्होंने हाल ही में हुई 0.5% की कटौती का समर्थन किया था, ने जोर दिया कि केंद्रीय बैंक को श्रम बाजार में गिरावट का इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ब्याज दरें अभी भी न्यूट्रल स्तर से सैकड़ों बेसिस पॉइंट ऊपर हैं और अगले 12 महीनों में इन्हें नीचे लाने की आवश्यकता है। बोस्टन फेड की अध्यक्ष सुसान कॉलिंस और कंसास सिटी फेड के अध्यक्ष जेफरी श्मिट ने भी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का समर्थन किया। उन्होंने मुद्रास्फीति में प्रगति और श्रम बाजार की ठंडी पड़ती स्थिति को बड़ी कटौती के औचित्य के रूप में बताया। फेड अधिकारियों की टिप्पणियों से बाजारों को इस बात का भरोसा मिलता प्रतीत होता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान फेड फंड वायदा वर्ष के अंत तक 75 आधार अंकों की कटौती की 26.6% संभावना का सुझाव देता है। शुक्रवार को यह 23.6% था। भविष्य की ओर देखते हुए व्यापारी दिसंबर तक लगभग 74 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती का अनुमान लगा रहे हैं तथा बाजार धीरे धीरे तिमाही अंकीय बदलाव की अपेक्षा और 50 आधार अंकों की बड़ी कटौती के बीच अधिक संतुलित दिखाई दे रहा है। चीन ऐतिहासिक प्रोत्साहन पैकेज। दिन की सबसे बड़ी मैक्रो स्टोरी चीन से आई, जहां पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कोविड-19 महामारी के बाद से अपना सबसे आक्रामक प्रोत्साहन पैकेज पेश किया। इस समन्वित नीतिगत प्रतिक्रिया ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी तथा यह आर्थिक प्रबंधन के प्रति बीजिंग के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। PBOC के गवर्नर पान गोंगशेंग ने एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जिसमें कई शक्तिशाली उपाय शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने 7 दिन की रिवर्स रेपो दर को 20 आधार अंकों की कटौती के साथ 1.5% कर दिया। यह उन बाजारों के लिए चौंकाने वाला था जो छोटे और क्रमिक समायोजन की उम्मीद कर रहे थे। इसके अतिरिक्त रिजर्व आवश्यकता अनुपात में 0.5% की कटौती की गई, जिससे लगभग 1 ट्रिलियन युआन या $142 अरब की तरलता मुक्त हो गई।
शायद इक्विटी बाजारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पीबीओसी ने विशेष रूप से चीनी शेयरों के लिए 500 अरब युआन की तरलता सहायता की घोषणा की। यह सुविधा फंड और ब्रोकरों को केंद्रीय बैंक की तरलता तक पहुंच प्रदान करती है ताकि वे शेयर खरीद सकें, जो शेयर बाजार को समर्थन देने के लिए एक अभूतपूर्व प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करती है। इस पैकेज में संघर्षरत रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए लक्षित समर्थन भी शामिल था, जिसमें दूसरी संपत्तियों के लिए डाउन पेमेंट अनुपात 25% से घटाकर 15% कर दिया गया और मौजूदा ऋणों के लिए ब्याज दरें कम की गईं। हालांकि वर्तमान भावना को देखते हुए रियल एस्टेट बाजार पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, ये उपाय बीजिंग की इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को स्थिर करने की प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। इस घोषणा के बाद 26 सितंबर को एक दुर्लभ पोलितब्यूरो बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने संपत्ति की कीमतों को स्थिर करने और घरेलू खपत को बढ़ाने पर जोर दिया। यह पहली बार है जब चीनी नेतृत्व ने संपत्ति की कीमतों में और गिरावट को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, जो नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इन उपायों के पीछे की तात्कालिकता तब स्पष्ट होती है जब हम चीन के आर्थिक संकेतकों की जांच करते हैं। इस वर्ष युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, कंपनियां तीव्र मूल्य युद्ध में लगी हैं, जिससे छंटनी हो रही है और मुद्रास्फीति विरोधी दबाव बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय बैंक प्रमुख ये गांग ने दीर्घकालिक मुद्रास्फीति विरोधी स्थिति को रोकने के लिए मांग को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी थी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नीति यूरोपीय मौद्रिक नीति पर ध्यान केंद्रित रहा, क्योंकि बाजारों ने ईसीबी की हालिया ब्याज दर कटौती को समझा और भविष्य के कदमों पर विचार किया। 12 सितंबर को ईसीबी ने इस वर्ष की दूसरी बार ब्याज दर में कटौती की, डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.50% कर दिया। यह निर्णय यूरोजोन में कमजोर होती मुद्रास्फीति और सुस्त आर्थिक वृद्धि के कारण लिया गया। यूरोजोन में मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 2.2% पर आ गई। यह जुलाई 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है, जबकि कोर मुद्रास्फीति 2.9% से घटकर 2.8% हो गई। आर्थिक वृद्धि के आंकड़े भी उतने ही चिंताजनक रहे, क्योंकि यूरोजोन की जीडीपी दूसरी तिमाही में केवल 0.2% बढ़ी, जो पहले के 0.3% के अनुमान से कम है। क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी वास्तव में 0.1% की गिरावट के साथ संकुचित हो गई। ईसीबी के दर कटौती के साथ जारी किए गए अद्यतन आर्थिक अनुमानों ने आगे और नरमी के उपायों की संभावना जताई है, क्योंकि नीति निर्माता लगातार आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बाजार अतिरिक्त दर कटौती की संभावना को आंक रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं का प्रबंधन करना चाहता है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया। अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों की नरम रुख की तुलना में बैंक ऑफ जापान ने नीति सामान्यीकरण के प्रति अपनी सतर्कता बनाए रखी। शुक्रवार 20 सितंबर को बैंक ऑफ जापान ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को लगभग 0.25% पर स्थिर रखा, जो 2008 के बाद से सबसे उच्च स्तर है। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब केंद्रीय बैंक अपनी अति ढीली मौद्रिक नीति से धीरे धीरे बाहर निकलने की प्रक्रिया में है। अपने बयान में बैंक ऑफ जापान ने कहा कि जापान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधार रही है, हालांकि उसने कुछ क्षेत्रों में कमजोरी को भी स्वीकार किया। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएडा ने संकेत दिया है कि यदि आर्थिक परिस्थितियां और मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के अनुरूप रहती हैं, तो केंद्रीय बैंक आगे दरों में वृद्धि कर सकता है। यह सख्त रुख बैंक ऑफ जापान को अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों से अलग करता है, जो अब नरम नीति की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में आए आंकड़ों से पता चला है कि जापान का कोर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साल दर साल 2.8% बढ़ा है, जो बैंक ऑफ जापान के इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि मुद्रास्फीति स्थायी रूप से उसके 2% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। हालांकि संशोधित जीडीपी आंकड़ों में दूसरी तिमाही में अपेक्षा से धीमी वृद्धि दिखने के कारण नीति परिदृश्य जटिल हो गया है। यह समय विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व चुनाव 27 सितंबर को निर्धारित है, जिसमें विजेता के अक्टूबर की शुरुआत में नया प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। भूराजनीतिक घटनाक्रमों की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष अब भी बाजार की धारणा और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को महत्वपूर्ण बयान दिए, जिसमें उन्होंने एबीसी न्यूज से कहा कि यूक्रेन युद्ध के अंत के कहीं अधिक करीब है जितना लोग समझते हैं।
जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्णायक कार्रवाई युद्ध के अंत को तेज कर सकती है, खास तौर पर यह बताते हुए कि यूक्रेन के कुर्स्क आक्रमण ने पुतिन की स्थिति में कमजोरियों को उजागर कर दिया है। वह बहुत डरे हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन की उस प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए जो यूक्रेन की रूसी क्षेत्र के भीतर कार्रवाई करने की क्षमता को लेकर थी। इस संघर्ष के आर्थिक प्रभाव अब भी व्यापक हैं, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा बाजारों और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। विशेष रूप से यूरोपीय बाजारों को युद्ध से उत्पन्न ऊंची ऊर्जा लागत और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर जारी चिंताओं के साथ तनाव लगातार बना हुआ है, जिससे तेल की कीमतों और वैश्विक जोखिम भावना पर असर पड़ रहा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें हाल ही में गिरी हैं, लेकिन भू राजनीतिक जोखिम ऊर्जा बाजार की गतिशीलता में अब भी एक प्रमुख कारक बने हुए हैं। राजनीतिक टिप्पणियां और बाजार पर प्रभाव। सोमवार को राजनीतिक परिदृश्य ने बाजार को प्रभावित करने वाली अतिरिक्त टिप्पणियां प्रदान की। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार नीति को लेकर अपनी धमकियों के साथ सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से जॉन डियर को चेतावनी दी कि अगर कंपनी अपना उत्पादन मैक्सिको में स्थानांतरित करती है तो उस पर 200% तक के संभावित टैरिफ लगाए जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की इन टिप्पणियों ने औद्योगिक और कृषि उपकरण क्षेत्रों में हलचल मचा दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जॉन डियर ने अपनी नियोजित उत्पादन शिफ्टिंग को मैक्सिको में आगे बढ़ाया तो कंपनी को कड़े टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचने वाली हर चीज पर 200% टैरिफ लगा देंगे। इन संरक्षणवादी नीति संकेतों ने व्यापार नीति और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को उजागर किया है। ये ऐसे विषय हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों के संबंध में निवेशकों की भावना को लगातार प्रभावित करते हैं। डेमोक्रेटिक पक्ष में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वॉल स्ट्रीट फंडरेजर के दौरान क्रिप्टोकरेंसी नीति पर अपना पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने एआई और डिजिटल संपत्तियों में निवेश के लिए समर्थन का वादा किया। यह वर्तमान प्रशासन के डिजिटल संपत्तियों के प्रति पहले के सतर्क रुख से स्वर में एक उल्लेखनीय बदलाव था। हैरिस ने नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसे क्रिप्टो बाजारों ने संभावित हैरिस प्रशासन के तहत अधिक सहायक नियामक ढांचे का संकेत मानते हुए सकारात्मक रूप से लिया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार की हलचलें। डिजिटल संपत्ति क्षेत्र ने सोमवार को मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिसमें प्रमुख क्रिप्टोकरेंसीज ने बेहतर मैक्रो परिस्थितियों और राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की। बिटकॉइन ने महत्वपूर्ण $64,000 के स्तर को फिर से हासिल कर लिया। सोमवार दोपहर तक यह 1.3% ऊपर $63,703 पर कारोबार कर रहा था। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को कई सकारात्मक कारकों का लाभ मिला, जिनमें स्पॉट बिटकॉइन ETF में लगातार निवेश शामिल है, जो पिछले सप्ताह में कुल $397 और 4 सेंट्स मिलियन रहा। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती जोखिम वाली संपत्तियों, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी भी शामिल हैं, के लिए सहायक माहौल प्रदान करती है। कम ब्याज दरें बिटकॉइन जैसी बिना ब्याज वाली संपत्तियों को रखने की अवसर लागत को कम करती हैं, साथ ही वित्तीय प्रणाली में तरलता भी बढ़ाती हैं। एथेरियम ने और भी मजबूत प्रदर्शन दिखाया, 3% की बढ़त के साथ $2,656 पर कारोबार किया और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $2,600 के स्तर के ऊपर सफलतापूर्वक पहुंच गया। ETH ने पिछले सप्ताह में लगभग 18% की प्रभावशाली बढ़त दर्ज की है, जो व्यापक क्रिप्टो इकोसिस्टम में फिर से बढ़ती आशावादिता को दर्शाता है। राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी समर्थन दिया। उपराष्ट्रपति हैरिस की क्रिप्टो समर्थक टिप्पणियों को संभावित रूप से अधिक सहायक नियामक माहौल का संकेत माना गया। यह वर्तमान प्रशासन के पहले डिजिटल संपत्तियों के प्रति संदेहपूर्ण रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। सभी कॉइनों में बिटेंसा टाउ दिन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कॉइन रहा, जो 23.32% की जोरदार बढ़त के साथ $575.60 तक पहुंच गया। SIUI ने 13.33% की बढ़त के साथ $1.62 पर कारोबार किया, जबकि सोलाना का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मामूली रहा, जो 0.64% गिरकर $146.63 पर आ गया।
पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूंजीकरण में 1.26% की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह $2.23 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि कुल बाजार वॉल्यूम 31.29% बढ़कर $59.13 बिलियन हो गया। इस बढ़ी हुई गतिविधि से फेड के हैरिस पिवट के बाद संस्थागत और खुदरा निवेशकों की बढ़ती रुचि का संकेत मिलता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व 56.59% पर रहा, जो पिछले 24 घंटों में 0.16% बढ़ा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भले ही व्यापक क्रिप्टो बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन बिटकॉइन अब भी इस तेजी का नेतृत्व कर रहा है। आगे देखते हुए क्रिप्टो विश्लेषक कई सहायक कारकों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिनमें ब्लैक रॉक के स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग की संभावित SEC मंजूरी शामिल है, जो मुख्य धारा के संस्थागत अपनाने की दिशा में एक और कदम होगा। व्यक्तिगत शेयरों की हलचलें। कई व्यक्तिगत शेयरों में उल्लेखनीय हलचलें देखी गईं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इंटरैक्टिव के शेयरों में 3.3% की तेजी आई, जब यह खबर आई कि अपोलो ग्लोबल मैनेजर्स संघर्षरत चिप निर्माता में बहु-अरब डॉलर का निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। यह क्वालकॉम की ओर से अधिग्रहण में रुचि की पहले की खबरों के बाद आया है, जो इंटरैक्टिव के पुनरुत्थान की संभावनाओं में नए विश्वास का संकेत देता है। टेस्ला S&P 500 में दिन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रही, जो कंपनी के अक्टूबर में निर्धारित रोबोटैक्सी इवेंट से पहले आशावादी डिलीवरी पूर्वानुमानों के बीच 4.9% चढ़ गई। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की यह अग्रणी कंपनी स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक और AI अनुप्रयोगों को लेकर निवेशकों के उत्साह से लगातार लाभान्वित हो रही है। इन व्यक्तिगत शेयरों की हलचलों से तकनीकी नवाचार और रणनीतिक एकीकरण जैसे व्यापक विषयों की झलक मिलती है, जो बाजार की गतिशीलता को आगे बढ़ा रहे हैं। आर्थिक आंकड़े और संकेतक। सोमवार के आर्थिक आंकड़ों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर मिले जुले संकेत दिए। अर्थव्यवस्था S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वेक्षणों से पता चला कि जबकि अमेरिका में व्यावसायिक गतिविधि सितंबर में मजबूत बनी रही, फिर भी यह पिछले स्तरों की तुलना में थोड़ी कम हो गई। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री जॉन स्टोरिस के अनुसार सेवा क्षेत्र ने विनिर्माण की तुलना में बेहतर प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें सेवा प्रदाताओं ने असाधारण मांग की रिपोर्ट की। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में और गिरावट के संकेत मिले, जिससे इस क्षेत्र में जारी कमजोरी उजागर हुई। ये मिले जुले संकेत फेडरल रिजर्व के संतुलित दर कटौती के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था मौद्रिक सख्ती के सामान्यीकरण को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जबकि कुछ चिंता वाले क्षेत्र हैं जो सहूलियत को उचित ठहराते हैं। बॉन्ड बाजार की गतिविधियां। बॉन्ड बाजार ने निवेशकों की अपेक्षाओं और जोखिम भावना के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दिए। अमेरिका ट्रेजरी यील्ड्स अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहीं। 10 वर्षीय यील्ड घटकर 3.741% पर आ गई और 2 वर्षीय यील्ड गिरकर 3.58% हो गई। यील्ड कर्व की गतिशीलता फेडरल रिजर्व द्वारा आगे और डील दिए जाने की उम्मीदों को दर्शाती है, जिसमें अल्पकालिक दरें दीर्घकालिक दरों की तुलना में अधिक तेजी से घट रही हैं। यील्ड कर्व में यह बदलाव एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा रहा है, जो आर्थिक मंदी के जोखिम में कमी का संकेत देता है। यूरोपीय सरकारी बॉन्ड यील्ड्स ने भी क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों को दर्शाया। निवेशकों ने विकास की संभावनाओं और ECB की नीति उपायों की प्रभावशीलता को लेकर चिंताओं के बीच सुरक्षा की तलाश की। क्षेत्रीय प्रदर्शन विश्लेषण। सोमवार के कारोबार में महत्वपूर्ण सेक्टर रोटेशन पैटर्न सामने आए, जो निवेशकों की भावना और आर्थिक अपेक्षाओं की झलक देते हैं। यूटिलिटीज और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र, जो ब्याज दर में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं, हाल ही में अपनी बेहतर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि बाजार आगे और फेड की डील की उम्मीद कर रहे हैं। बिस्पोक इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप के विश्लेषकों के अनुसार S&P 500 के 4 सेक्टर वर्तमान में 2024 में व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि जुलाई में केवल 2 सेक्टर ही ऐसा कर रहे थे। इस व्यापक भागीदारी से एक स्वस्थ बाजार संरचना और कम एकाग्रता जोखिम का संकेत मिलता है। मेगा कैप टेक्नोलॉजी शेयरों से आगे बढ़कर चक्रीय और ब्याज दर संवेदनशील क्षेत्रों में विस्तार, आर्थिक विस्तार की स्थिरता और फेड की नीति समर्थन की प्रभावशीलता में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। मुद्रा बाजार की गतिशीलता। मुद्रा बाजारों ने प्रमुख केंद्रीय बैंकों की भिन्न भिन्न मौद्रिक नीति रुख को दर्शाया।
अमेरिकी डॉलर को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाजारों ने फेड की अतिरिक्त दर कटौती की संभावना को शामिल किया, जबकि बीजिंग के आक्रामक प्रोत्साहन उपायों के बाद चीनी युआन मजबूत हुआ। यूरो ने डॉलर के मुकाबले मिश्रित प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि निवेशकों ने यूरोजोन में जारी आर्थिक चुनौतियों के मुकाबले ईसीबी की नरम नीति के रुख को तौला। बैंक ऑफ जापान द्वारा दरें स्थिर रखने के फैसले के बावजूद जापानी येन अपेक्षाकृत स्थिर रहा। इन मुद्रा परिवर्तनों का वैश्विक व्यापार, कॉरपोरेट आय और जिंसों की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, खासकर जब हम वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं। जिंस और ऊर्जा। जिंस बाजारों ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया, जिसमें सोना अमेरिकी डॉलर के लिहाज से नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो वैश्विक मौद्रिक डील के बीच सुरक्षित निवेश की मांग और मुद्रा अवमूल्यन की चिंताओं को दर्शाता है। सोने की मजबूती को केंद्रीय बैंकों की खरीद और निवेशकों द्वारा मुद्रास्फीति तथा भू राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बचाव से लगातार समर्थन मिल रहा है। तेल की कीमतों पर दबाव बना रहा, जिसमें ब्रेंट क्रूड क्षणिक रूप से $70 के स्तर से नीचे गिर गया, लेकिन फिर लगभग $74 और 49 सेंट तक सुधर गया। इस गिरावट से वैश्विक मांग में वृद्धि को लेकर चिंताएं झलकती हैं, खासकर चीन से हालिया प्रोत्साहन घोषणाओं के बावजूद। कीमती धातुओं और ऊर्जा जिंसों के बीच अंतर मौजूदा माहौल में मुद्रास्फीति, विकास और भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर निवेशकों की अलग अलग चिंताओं को उजागर करता है। बाजार दृष्टिकोण और जोखिम कारक। आगे देखते हुए आने वाले दिनों और हफ्तों में कई प्रमुख कारक बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। चीन के प्रोत्साहन उपायों की प्रभावशीलता पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, खासकर उनके वैश्विक विकास की अपेक्षाओं और जिंसों की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर। संयुक्त राज्य अमेरिका में आगामी आर्थिक आंकड़े, जिनमें कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स और रिचमंड फेड का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स शामिल हैं, आर्थिक गति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेंगे। शुक्रवार का पीसी प्राइस इंडेक्स, जो फेड की पसंदीदा मुद्रास्फीति माप है, मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। क्रॉसमार्क ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि हाल ही में फेड की कार्रवाइयों ने भले ही बाजार की गति को समर्थन दिया हो, लेकिन अगर आर्थिक कमजोरी के तेज होने के कोई संकेत मिलते हैं, तो बाजार नकारात्मक खबरों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। ऊंचे मूल्यांकन और उच्च अपेक्षाओं का संयोजन अस्थिरता में वृद्धि और वैश्विक बाजार एकीकरण की संभावना पैदा करता है। सोमवार 23 सितंबर की घटनाओं ने वैश्विक वित्तीय बाजारों की बढ़ती आपसी जुड़ाव को प्रदर्शित किया। चीन के प्रोत्साहन घोषणाओं का असर एशियाई शेयर बाजारों में महसूस हुआ, जिससे जिंसों की कीमतें प्रभावित हुईं और दुनिया भर में मुद्रा की गतिशीलता पर असर पड़ा। इसी तरह फेडरल रिजर्व की संचार रणनीति का भी वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह, डॉलर फंडिंग की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति के फैसले प्रभावित होते हैं। केंद्रीय बैंकों की नीतियों का समन्वित स्वरूप, कुछ द्वारा डील और कुछ द्वारा सामान्यीकरण, वैश्विक बाजारों में जटिल परस्पर प्रवाह उत्पन्न करता है। निष्कर्ष और मुख्य बिंदु। 23 सितंबर 2024 वैश्विक बाजारों के लिए एक और घटनापूर्ण दिन साबित हुआ, जिसे अमेरिका में लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने चिह्नित किया। इक्विटी, चीन द्वारा ऐतिहासिक प्रोत्साहन उपाय और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के बीच जारी नीति भिन्नता। जो मुख्य विषय उभर कर सामने आए, उनमें शामिल हैं आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए फेडरल रिजर्व की निरंतर दर कटौती की प्रतिबद्धता, आर्थिक कमजोरी से निपटने के लिए चीन का आक्रामक प्रोत्साहन उपायों की ओर रुख और वैश्विक डील के रुझानों के बावजूद जापान में जारी सामान्यीकरण प्रक्रिया। क्रिप्टोकरेंसी बाजारों को बेहतर मैक्रो परिस्थितियों और अधिक सहायक राजनीतिक बयानबाजी से लाभ हुआ, जबकि व्यक्तिगत शेयरों में तकनीकी नवाचार और रणनीतिक एकीकरण के जारी विषयों की झलक दिखी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, निवेशकों को एक ऐसे माहौल में दिशा तय करनी होगी जो सहायक मौद्रिक नीति, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक परिस्थितियों से युक्त है। नीतिगत हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, विशेष रूप से चीन के प्रोत्साहन पैकेज की, आने वाले महीनों में वैश्विक बाजार प्रदर्शन का एक प्रमुख निर्धारक होने की संभावना है। आज की घटनाएं यह रेखांकित करती हैं कि वैश्विक मैक्रो विकास के बारे में सूचित रहना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीति निर्णयों का संपत्ति मूल्यों, मुद्रा मूल्यों और दुनिया भर में निवेश के अवसरों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यही था आज का व्यापक बाजार ब्रीफिंग।
कल के अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हम इन विकसित होती कहानियों और उनके वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव की निगरानी जारी रखेंगे।